यूक्रेन पूरी दुनिया के अटेंशन का केंद्र बन चुका है। रशिया ने अपने 1 लाख सैनिकों को यूक्रेन की सीमा के पास खड़ा कर दिया है। ये सैनिक किसी भी पल शुरू कर सकते हैं यूक्रेन का इन्वेजन और इससे शुरू हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3। Should there be any aggression, there will be retaliation and the cost will be very high. Et le coût sera très élevé. वर्ल्ड टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जियोपॉलिटिक्स और आर्मी से जुड़ी सभी मजेदार खबरें देखते रहने के लिए। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के साथ ही कोल्ड वॉर समाप्त हो गया। सोवियत यूनियन वापस से बहुत सारे देशों में बिखर गया और इनमें से सबसे बड़ा देश था रशियन फेडरेशन। यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था जो कि अब एक सेपरेट कंट्री बन चुका था जिसकी सीमाएं रशिया के साथ मिलती थी। सोवियत संघ के टूटने के बाद रशिया को काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन, इकोनॉमिक डिप्राइवेशन और टेरिटोरियल लॉस झेलना पड़ा था। इसलिए बहुत सारे रशियंस जैसे कि व्लादिमीर पुतिन का यह सपना है कि वापस से सोवियत संघ को खड़ा करना है ताकि रशिया अपने पुराने ग्लोरी को फिर से अचीव कर सके। हालांकि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी इस रीजन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। प्रॉब्लम शुरुआत की रशिया के यानी सोवियत संघ के पुराने दुश्मन ने। 1991 में सोवियत संघ तो टूट गया लेकिन कोल्ड वॉर के समय सोवियत संघ का सबसे बड़ा दुश्मन यानी नाटो अभी तक जिंदा है। नाटो आज भी कोशिश करता है रशिया को घेरने की। समय समय पर रशिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, खास करके वो जो कि यूएसएसआर से टूट करके अलग हुए थे, नाटो अपना प्रेजेंस वहां पे बनाना चाहता है। आज भी फॉर्मर सोवियत कंट्रीज जैसे कि इस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया और साथ में पोलैंड जो कि रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उनमें नाटो का प्रेजेंस बना हुआ है। ये सभी देश नाटो से जुड़े हुए हैं, इसीलिए नाटो के जितने भी देश हैं वो अपने बेस्ट हथियार जो कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से आते हैं, उन सभी को इन कंट्रीज में डिप्लॉय करते हैं। यानी नाटो के सैनिक हमेशा रशिया की सीमा के पास खड़े रहते हैं। साथ ही साथ नाटो के जितने भी एडवांस्ड वेपन्स है वो सभी रशिया के बॉर्डर के पास तैनात हैं और जितने भी नाटो के सैनिक है वो रशिया की सीमा के पास ही मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहते हैं, जिस वजह से रशिया के मन में नाटो का खौफ बनाया रखा जा सके। इन सभी हरकतों से जाहिर सी बात है रशिया काफी ज्यादा परेशान है। अब रशिया ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसका एक और पड़ोसी देश और फॉर्मर सोवियत संघ का मेंबर यानी यूक्रेन भी जा करके नाटो की गोदी में गिर जाए, क्योंकि यूक्रेन की काफी लंबी सीमा रशिया के साथ लगती है और अगर यूक्रेन में नाटो के सैनिक आ गए तो रशिया के लिए काफी बड़ा खतरा हो जाएगा। इसी इनसिक्योरिटी के कारण रशिया अब ऐसी हरकतें कर रहा है जिसके वजह से वो यूक्रेन को नाटो के पाले में जाने से रोक सके। रशिया ने अपने 1 लाख सैनिकों को यूक्रेन की सीमा के पास तैनात कर दिया। इसके साथ ही साथ रशिया के कई सारे टैंक्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और रॉकेट लॉन्चर्स को अपने ईस्टर्न पार्ट से वेस्टर्न पार्ट में ला रहा है। रशिया ने अपने कई सारे सैनिकों को और अपने S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेलारूस में तैनात कर दिया है। बेलारूस भी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, लेकिन यूक्रेन से उलट बेलारूस एक बहुत ही प्रो रशिया कंट्री है और जो कि रशिया की मदद करेगा किसी भी तरह के युद्ध के सिचुएशन में। बेलारूस यूक्रेन के नॉर्थ में स्थित है, तो इस तरीके से रशिया यूक्रेन के नॉर्थ से और साथ ही साथ ईस्ट से दोनों ही तरफ से इन्वेजन कर सकता है। रशिया ने अपने बहुत सारे वॉरशिप्स को यूक्रेन के शोर्स के पास ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव में उतार दिया है ताकि यूक्रेन का चौतरफा घेराव हो सके। आज से ठीक 2 दिन पहले यानी 25 जनवरी को रशिया ने पैसिफिक ओशन में चाइनीज नेवल फोर्स के साथ एक नेवल एक्सरसाइज किया। यानी रशिया ये भी दिखाना चाहता है कि चाइना भी रशिया के साथ है। वैसे स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो पुतिन बहुत सही खेल रहा है। पुतिन ने इतने बड़े मिलिट्री बिल्डअप के साथ नाटो कंट्रीज को ये दिखा दिया है कि रशिया पूरी तरीके से तैयार है यूक्रेन को इन्वेड करने के लिए और अब नाटो के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है सिवाय रशिया के साथ एक युद्ध लड़ने के। और नाटो का कोई भी सदस्य कंट्री ये नहीं चाहेगा कि वो रशिया के साथ तीसरा विश्व युद्ध लड़े जो कि एक न्यूक्लियर वॉर बन जाए। पर नाटो इस सिचुएशन से पीछे हटते हुए यूक्रेन को अकेला भी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि ये नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज के इज्जत का सवाल है। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज काफी बड़े दुविधा में फंसे हुए हैं और वो हर तरह से चाहेंगे कि ये युद्ध किसी तरीके से रुक जाए और इस युद्ध को टालने की हर कोशिश वो करेंगे और इसी बात का फायदा व्लादिमीर पुतिन उठाना चाहता है। मिस्टर पुतिन ने पहले ही अपना विश लिस्ट नाटो कंट्रीज के सामने रख दिया है। अगर नाटो कंट्रीज नहीं चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन का इन्वेजन करे तो उनके लिए सबसे पहला शर्त है कि नाटो कंट्रीज ये गारंटी करें कि वो कभी भी यूक्रेन को नाटो का सदस्यता यानी मेंबरशिप नहीं देंगे। दूसरा शर्त यह है कि नाटो यूक्रेन और बाकी जो फॉर्मर सोवियत नेशन है वहां पे जाकर के जो मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसे ना करे। और तीसरा शर्त है कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यानी रशिया के जो करीब कंट्रीज मौजूद है वहां पे जितने भी नाटो के ट्रूप्स मौजूद है उन्हें वापस बुला लिया जाए। नाटो ने करीब 5000 ट्रूप्स डिप्लॉय करके रखा है पोलैंड में। इन सभी को रशिया चाहता है कि नाटो वापस बुला ले। अब जानते हैं कि इन शर्तों के बारे में वेस्टर्न कंट्रीज का क्या कहना है। यूएसए और उसके सभी एलाइज ने इन सभी मांगों को रिजेक्ट कर दिया है और रशिया को ये बता दिया है कि यूक्रेन एक आजाद कंट्री है और उसे पूरा हक है ये चूज करने का कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहता है।
यानी पुतिन का प्लान तो फेल हो गया। तो अब अगर रशिया गुस्से में सच में यूक्रेन का इन्वेजन शुरू कर सकता है तो इसके रिस्पॉन्स में नाटो और यूएसए क्या करेंगे? यही सवाल जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से पूछा गया तो I made it clear to early on to President Putin that if he were to move into Ukraine, that there'd be severe consequences, including significant economic sanctions, as well as I'd feel obliged to beef up our presence, NATO's presence on the Eastern Front, Poland, Romania, etc. And तो उनका कहना था कि अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है तो हम रशिया के ऊपर सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे और साथ ही साथ ईस्टर्न फ्रंट जैसे कि पोलैंड और रोमानिया जैसे कंट्री में नाटो का प्रेजेंस बढ़ा देंगे। अब इस बात पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं हंसूं या क्या करूं, क्योंकि रशिया को घंटा फर्क पड़ता है यूएसए के इकोनॉमिक सैंक्शन से। 2014 में रशिया ने इसी यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया के ऊपर इन्वेड करके कब्जा कर लिया था। उसके बाद भी यूएसए ने कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, लेकिन उसके बाद आज रशिया वापस से यूक्रेन को इन्वेड करने के लिए तैयार खड़ा है। मैंने यूएसए के अफगानिस्तान से रिट्रीट के समय अपने कई वीडियो में आपसे कहा था कि इस समय से यूएसए का जो ग्लोबल पावर स्टेटस है उसका डिक्लाइन शुरू हो चुका है। इस पॉइंट से यूएसए का प्रभाव गिरना शुरू हो जाएगा और दूसरे कंट्रीज जैसे कि चाइना और इंडिया बहुत ही जल्द आने वाले कुछ ही दशकों में अमेरिका से सुपर पावर का स्टेटस छीन लेंगे। जहां इस इन्वेजन के खतरे को देखते हुए फ्रांस जैसे यूरोपियन कंट्रीज रशिया को सीधी चुनौती दे रहे हैं कि अगर यूक्रेन का इन्वेजन होता है तो वो रशिया के ऊपर सीधा युद्ध छेड़ देंगे। और अमेरिका जिसे इस लड़ाई में सबसे आगे आकर के खड़े रहना चाहिए वो इन यूरोपियन कंट्रीज के पीछे छुप करके खड़ा है। और जो बाइडेन के बातों से और बॉडी लैंग्वेज से साफ तौर पे पता चल रहा है कि अमेरिका ने ऑलरेडी रशिया के सामने सरेंडर कर दिया है। और आज अगर रशिया यूक्रेन का इन्वेजन कर लेता है तो ये नए वर्ल्ड ऑर्डर को और भी ज्यादा मजबूत कर देगा। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें चाइना और रशिया मिल करके दुनिया के बाकी देशों को धूल चटाएंगे। चाइना इस अलायंस में पैसा लेकर के आएगा, वहीं रशिया इस अलायंस में फायर पावर लेकर के आएगा। अगर रशिया यूक्रेन में घुस जाता है तो भारत क्या करेगा? क्या भारत यूक्रेन का साथ देगा जो कि एक मानवीय तौर से सही कदम होगा, या फिर भारत अपने पुराने दोस्त रशिया का साथ देगा? जवाब सिंपल है, भारत वही करेगा जो हमेशा से करता आ रहा है। इन मामलों में भारत बिल्कुल न्यूट्रल बना रहेगा, ना इसका साथ देगा ना उसका साथ देगा। खैर आगे इस सिचुएशन में जो कुछ भी होता है उसे मजेदार ढंग से आप तक पहुंचाएगा वर्ल्ड टॉक्स। तो जल्दी से वर्ल्ड टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।